ताज्जुब लगता है कई बार। मतलब लोगों को लगता है कि इस पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो इसका कितना डिटोरिएशन हुआ, कितने निचले स्तर पे ये पार्टी आ गई है कि जिसने 2014 में अपने बलबूते पे 122 सीटें ली थी, 288 के हाउस में, महाराष्ट्र में, विधानसभा में, और फिर उसके बाद 2019 में 105 सीटें ली थी अपने बलबूते पे। और यदि ईडी का नोटिस शरद पवार को नहीं जाता और वो पूरा ड्रामा नहीं होता, तो शायद भाजपा 150 पार करती। उस भाजपा को जिसने महाराष्ट्र की जनता ने इतना सर पे लिया था, ये हश्र हुआ है कि 50 सीटों के लाले पड़े हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक अंतरिक्ष सर्वे जो चर्चा है, जो सर्वे बाहर लीक हुआ है, वो बताता है कि भाजपा को 55-60 सीटें बड़े मुश्किल से मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में मैं लगातार ये बता रहा था कि भाजपा सिंगल डिजिट पे आ सकती है, और भाजपा मात्र सिंगल डिजिट पे आई। 48 सीटों में से भाजपा मात्र 9 सीटों पे आई। उनके साथी एकनाथ शिंदे, वो 7 सीटों पे आए। उनने थोड़ी बहुत इज्जत रख ली। और अजित पवार सो बड़ा साफ हुआ। 1 सीट आई, 4 सीट तो वो लड़े ही थे। 1 सीट आई, और वो भी कोंकण की, तटकरे की, अपने बलबूते पे। अजित पवार का हश्र इतना बुरा हुआ कि वो अपने पत्नी को अपने गृह नगर बारामती भी नहीं जिता पाए। और झटका तो तब लगा कि बारामती लोकसभा में, बारामती विधानसभा क्षेत्र है, जहां से विधायक है अजित पवार, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में 48,000 से हारे हैं लोकसभा में। पूरे महाराष्ट्र में पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा एक सुर से चिल्ला रहा है कि अजित पवार को क्यों साथ लिया। संघ बुरी तरह से नाराज है। संघ के जितने भी मुखपत्र है, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि अजित पवार साथ में आने से भाजपा का बुरा हश्र हुआ। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। जब चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी की जीत होती है, और जब हारते हैं तो कई लोग ठीकरा किस किस पे फूटता है। महाराष्ट्र के हार का ठीकरा सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पे फोड़ा, ये बोल के कि विपक्ष ने बहुत ही गलत फेक नरेशन चलाया, झूठी अफवाहें फैलाई कि संविधान बदल रहा है, जबकि संविधान बदलने वाली बात ही नहीं थी। तो ये देवेंद्र फडणवीस तब क्यों नहीं कह रहे थे, जब उनके बड़े बड़े नेता देवगौड़ा से लेके तमाम बड़े नेता और उनके प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष तक संविधान बदलने की बात कर रहे थे। 370 सीटें मांग रहे थे कि 370 सीटें दे दीजिए, संविधान बदल देंगे। तब क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस का मुंह खोला? सारा ठिकरा विपक्ष के भरोसे। एक नाथ शिंदे कहते कि भाई हमने प्रदर्शन तो अच्छा किया, हमारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वहां संघ कहता है कि अजित पवार को साथ में लिया इसलिए हम चुनाव हारे। बेसिकली ये चुनाव हारे जब इन्होंने महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार तोड़ी। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बरकरार रहती 5 साल तक, तो किसी भी हालत में भाजपा अपने बलबूते पे सरकार बनाती, ये भी तय था। क्योंकि इस सरकार का परफॉर्मेंस 2.5 साल में, 2 साल कोविड के निकाल दो और बाकी जो समय मिला उनको, उसमें कुछ करने लायक तो नहीं था। लेकिन अजीत दादा के चलते ये 3 पहिया का तात्कालीन ऑटो रिक्शा गलत गलत पलटी खा रहा था। पूरा शिवसेना के विधायक अजीत दादा से परेशान, कांग्रेस से विधायक अजीत दादा के परेशान। अजीत दादा अपने दादागिरी से काम कर रहे थे। शरद पवार अजीत पवार को संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहे थे। वो अजीत पवार, जब ये सरकार खुद ही गिरती, लेकिन बीजेपी में जो देवेंद्र फडणवीस है, उनको इतनी जल्दी मची हुई थी आने की, क्योंकि पूरे चुनाव में वो यही कह रहे थे कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं ही आऊंगा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा।
तो जनता ने घर भेज दिया। फिर उन्होंने शिवसेना तोड़ी। एकनाथ शिंदे को ये समझ में आ गया कि 2.5 साल सत्ता का मक्खन खाने के बाद कि वो हमसे गड़बड़ हो गई। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलके मक्खन खा रहे हैं। वो भाग गए कि अब हिंदुत्व के साथ जाएँगे, बीजेपी के साथ। मुख्य रूप से ईडी की पीड़ा थी। ईडी की नोटिस उनके भी पीए को मिल चुकी थी। उनके कई शिवसेना के लोग ईडी से दिग्रस्त थे। उनके बहुत ही नज़दीक सर सरनाईक करके जो विधायक थे ठाणे से ही, वो बहुत ईडी ने तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। वो बार-बार पत्र लिख रहे थे कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो ये ईडी से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी के साथ गए, मुख्यमंत्री पद भी मिल गया और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद बने। उद्धव ठाकरे का कुछ नहीं गया। उद्धव ठाकरे ने यही माँगा था कि 2.5 साल मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, मतलब शिवसेना को 2.5 साल बीजेपी रखे। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी, तो 2.5 साल तो देवेंद्र वो एक अपना शिवसेना ने अपना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपना कोटा पूरा किया। बाकी 2.5 साल जब बीजेपी को बनना था, तो फिर एकनाथ शिंदे को बना के उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। ये सब ठीक चल ही रहा था कि अजित पवार को तोड़ लिया शरद पवार से। उन्हें लगा कि शरद पवार की पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले शिवसेना खत्म करने निकले थे। ये बात तो समझ में आ गई उनको कि शिवसेना खत्म नहीं हुई। उद्धव ठाकरे और ताकतवर हुए। विधायक और सांसद हमारे साथ है, लेकिन जनमानस उनके साथ है। दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी खत्म कर जाए तो वो अच्छा है। ये सोच के वो शरद पवार के पीछे लग गए। अजित पवार को तोड़ के लाए, वो भी ईडी के चक्कर में। जो लोग जेल जाना था, जो लोग जेल जा चुके थे, वो मंत्री बने हैं। जो लोग जेल जाने की तैयारी में थे, वो मंत्रिमंडल की शपथ ले गए, हसन मुशर्रफ। और इन भ्रष्टाचारियों को लाने के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता भी परेशान हो गए कि अब किस हिंदुत्व की बात करें। अब बाला साहब का हिंदुत्व कैसा टिका रहेगा। अजित पवार तो कांग्रेस ही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो तो। इस जद्दोजहद में पार्टी के 12 बज गए। बीजेपी कई टुकड़ों में बट गई। एक बीजेपी ओरिजिनल जो है, वो संघ को मानने वाला एक धड़ा है, एक मोदी को मानने वाला धड़ा है, जो देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ा है। एक बीजेपी में धड़ा है कांग्रेस, बीजेपी जो कांग्रेस से आया। एक बीजेपी में शिवसेना का धड़ा है, जो शिवसेना से आए हुए हैं। एक बीजेपी में राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसका धड़ा है। एक राज ठाकरे की पार्टी से आए हुए लोगों का धड़ा है। ऐसे कई गुटों में बटी हुई बीजेपी 9 सीट लेके आई, ये भी बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में यदि लोक विधानसभा में यही हशर रहा, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य हाथ चला गया। 4 राज्यों के चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव है, हरियाणा के चुनाव है, झारखंड के चुनाव है और जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी है ही नहीं। वहां तो इंडिया गठबंधन आना है। झारखंड में सोरेन को वापस जेल से छूटने के बाद और जमानत के निर्णय में यह कहा गया कि वो जमीन का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं सोरेन के नाम पे। इससे ईडी नंगी हो गई। भाजपा की पूरा षड्यंत्र सामने आया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री, वो भी आप नहीं चाहते। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल अलग यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, इसलिए अब वो सारा संथाल प्रदेश आग उगल रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो वहां ढंग से यदि जेएमएम के साथ कांग्रेस ठीक से लड़े। कांग्रेस में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के बीजेपी के पाले, मतलब बीजेपी के पेरोल पे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के स्लीपर सेल है। यदि उनसे कांग्रेस ने मुक्ति पा ली तो झारखंड में सरकार वापस आना तय है। हरियाणा राज्य छोटा है, लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन है। यदि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली को कोई घेर नहीं सकता उस साइड से। एक साइड से हरियाणा है, एक साइड से
उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में योगी जी दिल्ली के ऊपर आक्रमण होने नहीं देते और हरियाणा अपने ही बॉर्डर पे रोक के सिंधु बॉर्डर पे पंजाब के सारे किसानों को रोक के उन्होंने बता दिया कि हम बफर के रूप में उपयोग आ सकते हैं। यदि वो राज्य बीजेपी के हाथ से चला गया तो बीजेपी के लिए बहुत कठिन होगा। और वहां पे यदि हुडा और शैलजा इसके बीच में मनमुटाव बढ़ता रहा तो कुछ नहीं हो सकता और यदि ये एक होके लड़े तो भाजपा के लिए 10 विधानसभा की सीट भी लाना मुश्किल है। फिर महाराष्ट्र एक जैसा बड़ा राज्य जो अब इज्जत बन चुका है नरेंद्र मोदी जी, वापस आना है। वहां यदि बुरी तरह से मार खाए, मतलब एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है कि आप 100 सीटें लेके आए और हारे तो ठीक है। आप 50 पे यदि सिमट जाए तो आपके लिए सबसे सबसे कठिन समय होगा। क्योंकि तब बीजेपी में कई लोग घात लगा के बैठे हैं, एनडीए में कई लोग घात लगा के बैठे हैं और संघ तो तैयार बैठा है। इन राज्यों के चुनाव आने के बाद ये ठीक रहा अब किसी और की नहीं, मोदी जी और अमित शाह जी के सर पे फूटेगा। देवेंद्र फडणवीस को क्लियर कट आह्वान देते हुए कहा उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में संबोधित करते हुए, या तो तुम रहोगे या मैं। चुनाव के नतीजे या तो तुम्हें घर भेज देगा या मुझे। उनने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, पैसा नहीं, सिंबल नहीं, पार्टी का नाम नहीं, जनता का आशीर्वाद है। दो व्यापारी बैठे हुए दिल्ली में मुंबई को लूट रहे हैं। मुंबई को बचाना होगा, अपने वजूद को बचाने के लिए अंतिम निर्णय तक लड़ना होगा और इन्हें घर भेजना होगा। वाकई यदि 50 पे बीजेपी सिमट गई तो देवेंद्र फडणवीस को घर ही जाना होगा। क्योंकि ये जितने भी कुकर्म है, जो राजनीतिक कुकर्म हुए हैं पार्टी तोड़ने जोड़ने के, ये सब उसमें फ्रंट फेस तो देवेंद्र फडणवीस ही रहे हैं। और ये हम नहीं कहते, ये स्वयं एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि फडणवीस ने हमारी पार्टी कैसी तोड़ी। और फडणवीस जी की पत्नी अमृता जी ने खुद कहा कि कैसे रात को गॉगल और पहन के और हुड वाली जैकेट पहन के जेम्स बॉन्ड बन के पार्टी तोड़ने के लिए जाते थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जो सर्वे का जो आंकड़ा है वो चिंता बहुत ज्यादा दे रहा है। और उद्धव ठाकरे की आक्रामकता, अजित जब अमित शाह ने भी जब भ्रष्टाचारियों का सरगना कहा, उस पे पहली बार शरद पवार जी ने बिलो द बेल्ट हिट किया होगा अपने राजनीतिक करियर में। तब उन्होंने कहा कि तड़ीपार लोग भी अब हमको सर्टिफिकेट देने लगे। शरद पवार की आक्रामकता, उद्धव ठाकरे की आक्रामकता, ये यकीनन महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव तो लाएंगे। कांग्रेस ने बस इतना एहसान कर लेना चाहिए, जो बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग, जो चर्चा है वहां पे अध्यक्ष नाना पटोले हो या विजय वडेट्टीवार हो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कहते हैं क्योंकि वो शिवसेना से आए हैं और एक बीजेपी से आया है और लोग कहते हैं कि इनका उनके प्रति प्रेम अभी भी बाकी। स्टेटमेंट कुछ भी दे, वक्तव्य कुछ भी दे सोशल मीडिया पे, लेकिन जब उम्मीदवारों का चयन होता है तब बीजेपी को जिताओ अभियान चलते हैं। पिछले बार रमेश चन्नीतला जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन के गए थे महाराष्ट्र का, उन्होंने इन दोनों की चलने नहीं दी। लेकिन कांग्रेस में अक्सर होता है, जो पार्टी को जितवाता है उस जनरल सेक्रेटरी को किसी दूसरी जगह भेजा जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी के बहुत स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी। रमेश चन्नीतला की ऐसी ही चली और जिताऊ उम्मीदवारों का ठीक सिलेक्शन हुआ तो फिर कांग्रेस पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, ये बात भी तय है। कुल मिला के किसी भी स्थिति में बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में डबल डिजिट पे सिमटती हुई 288 की विधानसभा में दिखाई देती है। ये दिल्ली और नागपुर और मुंबई तीनों के लिए चिंता का विषय है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।